क्या दुनिया अब और बड़े तेल संकट तथा आर्थिक संकट की तरफ बढ़ रही है? क्योंकि एक होर्मुज स्ट्रेट के बंद होने से आप देख रहे हैं कि चौतरफा तबाही है। आज भारत सरकार ने भी इमरजेंसी व्यवस्था के तहत केरोसिन बांटने का ऐलान कर दिया है। यानी संकट बहुत बढ़ चुका है। अब हम लालटेन युग में जा रहे हैं और ये सब कुछ सिर्फ एक होर्मुज के बंद होने से हुआ था। लेकिन अभी जो खबर सामने आ रही है वो और भी ज्यादा टेंशन देने वाली है, क्योंकि होर्मुज की तरह ही एक और जलडमरू मध्य है जिस पर संकट मंडराने लगा है। क्योंकि ईरान और यमन के हूतियों ने बात ही ऐसी कह दिया है। याद करिए, युद्ध शुरू होने के कुछ दिन बाद एक वीडियो में मैंने विस्तार से बताया था कि कैसे ईरान ने अपने आसपास के क्षेत्रों में ढेर सारे ग्रुप ऑफ रेसिस्टेंट तैयार कर रखे हैं जो कि ईरान के लिए लड़ मरने को तैयार रहते हैं। हिजबुल्लाह ने पहले ही इजराइल के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था और अब खबर है कि यमन के हूती भी इजराइल के खिलाफ जंग में उतर चुके हैं। और तो और बड़ा संकट है बाब अल मांडेब जल डमरू मध्य को लेकर। ये जल डमरू मध्य कहां पर स्थित है, दुनिया और भारत के लिए इसका महत्व क्या है, इसके बंद होने से क्या असर होगा, किस किस पर असर होगा, कितना खतरनाक होगा और कैसे स्थितियां गंभीर होती जा रही हैं। यूरोप से लेकर अमेरिका तक पर नया संकट आ सकता है, भारत भी बचेगा नहीं। इन सब पर एकदम आसान भाषा में चर्चा करेंगे। एक तरफ अमेरिका है जो कि रण छोड़ने के मौके की तलाश कर रहा है, दूसरी तरफ ईरान है जो किसी भी हाल में 56 इंच से नीचे उतरने को तैयार नहीं है। ईरान ने अमेरिकी सैनिकों से कह दिया है कि आ जाओ, जहन्नुम में तुम्हारा स्वागत है। तो युद्ध अभी और कितना नुकसान करवा सकता है, हमारे आपके सामने कितनी बड़ी समस्याएं आने वाली हैं, इन सब पर एकदम आसान भाषा में चर्चा करेंगे। वीडियो को आखिर तक देखिएगा। पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजा दीजिए टन से। एक बात और, नोटिफिकेशन के भरोसे बिल्कुल न रहें। हर रोज इस चैनल पर कम से कम 2 वीडियो अपलोड होती है। आप लोग चैनल का नाम सर्च करके यूट्यूब में देखा करिए, फेसबुक पर भी देखा करिए। वैसे यूट्यूब पर देखेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। इसके अलावा यदि हमारा काम पसंद आता हो तो इस QR कोड या फिर मोबाइल नंबर का प्रयोग करते हुए जो भी हो सके आर्थिक सहयोग भेजने का प्रयास जरूर करें, ताकि लोकहित इंडिया की गाड़ी भी चलती रहे। सबसे पहले ये खबर देखिए, भारत में पहले घरेलू गैस की समस्या उत्पन्न हुई, इसके बाद तेल को लेकर भी संकट देखने को मिला। हालांकि एक बड़ा मामला यह भी है कि भारत के लोग बहुत जल्दी पैनिक हो जाते हैं। अफवाहों का बाजार बहुत तेजी से गर्म हो जाता है और सब अपनी गोटी मजबूत कर लेना चाहते हैं। यानी अपनी गाड़ी का टंकी फुल करवा लिया जाए, बाद में जो होगा देखा जाएगा। उधर जिस तरह से लगातार युद्ध का क्षेत्र बढ़ता जा रहा है और तनाव भी बढ़ता जा रहा है, तेल की सप्लाई प्रभावित हो रही है। इन सारी परिस्थितियों को देखते हुए भारत सरकार ने PDS यानी राशन सिस्टम के तहत केरोसिन ऑयल का अस्थायी वितरण शुरू कर दिया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने देश के 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में जहां अब तक राशन में केरोसिन तेल नहीं मिलता था, यानी मोदी सरकार के पहले मिलता था, हुजूर आए और उस पर पाबंदी लगा दिया। अब वहां खाना पकाने और दिया जलाने के लिए केरोसिन दिया जाएगा। माफ करिएगा, दिया नहीं, लालटेन और लैंप जलाने के लिए। भारत सरकार ने पेट्रोलियम एक्ट 1934 के सेक्शन 12 के तहत और पेट्रोलियम नियम 2002 के रूल 201 के तहत नियमों में छूट देने का जो उसका अधिकार है उसका भी प्रयोग किया है और ये केरोसिन तेल 60 दिन तक लोगों को दिया जाएगा। पेट्रोल पंपों को बेहद आसान नियमों के तहत सीमित मात्रा में केरोसिन स्टोर करने और बांटने की अनुमति दी जाएगी। यानी पेट्रोल पंप से भी केरोसिन बेचा जाएगा, लेकिन केवल सरकारी परमिशन वाले पंप पर होगा। वैसे तमाम वो एजेंट जिनके पास लाइसेंस नहीं था वो भी केरोसिन बेच सकते हैं। यानी सरकार बहुत ही चिंतित है, टेंशन में है, शायद समस्याएं बढ़ने वाली हैं। लेकिन ये केवल PDS वितरण के तहत ही होगा। टैंकर और ट्रकों को भी बिना कुछ लाइसेंस शर्तों के ही केरोसिन ढोने की परमिशन दे दी गई है। इस केरोसिन का प्रयोग केवल खाना पकाने और रोशनी के लिए किया जाएगा। पेट्रोल पंप को अधिकतम 5000 लीटर का स्टॉक रखने की अनुमति होगी। यह आदेश तुरंत लागू हो चुका है और अगले 60 दिन तक लागू रहेगा। यानी अब तक जहां भारत सरकार दावा कर रही थी कि कोई समस्या नहीं है, भरपूर तेल है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, गैस तेल सब कुछ मिलता रहेगा, परेशान मत होइए, अब केरोसिन देने का यह फैसला कहीं ना कहीं पुराने दावों पर सवाल खड़े करता है। वैसे एक बात और समझने वाली है, अगर यही केरोसिन तेल बांटने का फैसला पाकिस्तान की सरकार ने लिया होता तो क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि आज देश में गोदी मीडिया और अंधभक्त कैसा माहौल बनाते। सब एक तरफ से चिल्लाना शुरू कर देते कि भिखमंगा पाकिस्तान बर्बाद हो गया, उसको गैस नहीं मिल रही है, तेल नहीं मिल रहा, अब 3 दशक पीछे चला गया पाकिस्तान, लालटेन के जमाने में लौटा पाकिस्तान, अब किरासन तेल से जलेगा पाकिस्तान का चूल्हा, किरासन तेल के भरोसे अटक गया पाकिस्तान। इस तरह की तमाम हेडलाइनें बनती। बहरहाल गोदी मीडिया तो गोदी मीडिया है, लेकिन जरूरी है कि देश की जनता अपडेटेड रहे और जरूरत के हिसाब से ही ईंधनों को खर्च किया जाए, क्योंकि एक होर्मुज के बंद होने से मामला किरासन तेल तक पहुंच गया है। तो यदि दूसरा होर्मुज भी बंद हो गया तो क्या होगा? दूसरे होर्मुज का मतलब है बाब अल मांडेब। आपकी स्क्रीन पर जो मैप दिख रहा है इसे जरा ध्यान से देखिए।
ऊपर की तरफ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है, उसे आप देख सकते हैं। दो जल क्षेत्रों के बीच एक पतला और संकरा रास्ता, जिसके बंद होने से, जहां पर जहाजों की आवाजाही बंद होने से दुनिया भर में ऊर्जा का संकट पैदा हो गया है। तेजी से महंगाई बढ़ने लगी है, तमाम अर्थव्यवस्थाओं को झटका लगने लगा है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ईरान ने बंद किया है। इस मैप में आप देख सकते हैं ईरान से सटा हुआ इराक, कुवैत, बहरीन, कतर, यूएई, ओमान, ये सारे देश हैं और इन सब का व्यापार यानी इन सब की सप्लाई स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से हो रही थी, जिसे ईरान ने बंद कर दिया। अब आ जाइए बाईं तरफ, यहां आप देखेंगे कि ऊपर में स्वेज नहर है। आप जानते होंगे कि स्वेज कैनाल यानी नहर मिस्र में मनुष्यों द्वारा यानी कृत्रिम रूप से बनाई गई है, जो कि मेडिटेरेनियन सागर और लाल सागर को जोड़ती है। 19वीं सदी में यूरोप से एशिया जाने के लिए जहाजों को केप ऑफ गुड होप से चक्कर काट के जाना पड़ता था, बहुत समय लगता था, लागत भी बढ़ जाती थी, इसलिए स्वेज नहर का निर्माण किया गया। यह दुनिया का सबसे बड़ा समुद्री शॉर्टकट है, जो कि यात्रा के समय को 10 से 15 दिन तक कम कर देता है। इसे ग्लोबल ट्रेड की लाइफलाइन भी कहा जाता है। तेल, गैस, कंटेनर, अनाज सब कुछ इस रास्ते से जाता है। खासकर खाड़ी देशों का तेल यूरोप की तरफ जाता है, एशिया का सामान यूरोप और अमेरिका तक जाता है। ये मिस्र यानी इजिप्ट की कमाई का बड़ा स्रोत भी है, क्योंकि नहर से गुजरने वाली हर जहाज से टोल वसूला जाता है और यहीं से मिस्र को अरबों डॉलर की आमदनी होती है। वैश्विक स्तर पर इस नहर से दुनिया के कुल समुद्री व्यापार का 10 से 12% गुजरता है। हर साल यहाँ से लगभग 20,000 जहाजें निकलती हैं। समुद्र से पूरी दुनिया में तेल का जितना व्यापार होता है, उसका लगभग 10% स्वेज नहर से ही जाता है और 8% एलएनजी गैस भी जाती है। आप समझिए कि साल 2021 में यहाँ एक जहाज फंस गया था। ये नहर 6 दिन तक बंद रही और इससे रोजाना लगभग 10 अरब डॉलर का व्यापार रुक गया। आपके मन में आ रहा होगा कि मैंने तो बाब अल मांडेब की बात शुरू किया था, फिर स्वेज कैनाल पर क्यों पहुंच गया? दरअसल मेडिटेरेनियन सी से निकलकर जब कोई जहाज स्वेज कैनाल के माध्यम से लाल सागर में आती है और यदि लाल सागर से उसे गल्फ ऑफ एडन में जाना हो यानी इंडियन ओशन में आना हो, तो इसी बाब अल मांडेब जलडमरू मध्य से निकलना होता है। आप इस मैप में देखकर बड़ी आसानी से समझ सकते हैं। लाल सागर और गल्फ ऑफ एडन को जोड़ने के लिए बाब अल मांडेब का खुला रहना जरूरी है, लेकिन ये दरअसल यमन के कंट्रोल में है और यमन के हूती, जिन्हें ईरान का साथी कहा जाता है, वो अब इजराइल के खिलाफ युद्ध में उतर चुके हैं। हमने पहले ही कहा था कि अगर ईरान के जो तमाम प्रॉक्सी हैं वो इजराइल के खिलाफ खड़े हो गए तो पूरी दुनिया को बहुत बड़ा नुकसान झेलना पड़ेगा। इस बारे में हमने इस वीडियो में विस्तार से चर्चा किया था, नहीं देखे हैं तो जरूर देखिएगा। अब खबर है कि यमन के हूती विद्रोहियों ने इजराइल पर हमला करके खुद को इस युद्ध में शामिल कर लिया है। अब दुनिया भर के विश्लेषकों का मानना है कि इजराइल के लिए एक नई मुसीबत आ गई है, एक नया युद्ध का मोर्चा खुल सकता है। दरअसल ईरान के कुछ अधिकारियों ने मीडिया को बताया है कि अगर इजराइल ईरान के और क्षेत्रों और द्वीप पर अटैक करता है तो फिर एक नया मोर्चा युद्ध का खुल जाएगा। साथ ही साथ ये जो बाब अल मांडेब का जलडमरू मध्य है, इसे भी रोक दिया जा सकता है। यहीं से संकट का नया संकेत मिलना शुरू हो चुका है। हालांकि हूथियों ने अभी तक इसे बंद करने का कोई ऐलान नहीं किया है, लेकिन युद्ध जिस तरह से बढ़ रहा है उसे देखकर इसकी आशंका से इनकार भी नहीं किया जा सकता। ये बाब अल मांडेब नाम का जो जलडमरू मध्य है, उत्तर पूर्व में यमन और दक्षिण पश्चिम में अफ्रीका के हॉर्न क्षेत्र में जिबूती और इरिट्रिया के बीच स्थित है। ये लाल सागर को अदन की खाड़ी से जोड़ता है, जैसा कि आप मैप में देख सकते हैं, और यहीं से जहाज आगे निकलकर हिंद महासागर में जाती है। इस जलडमरू मध्य का जो सबसे सकरा पॉइंट है, इसकी चौड़ाई मात्र 29 किलोमीटर है और इस क्षेत्र में पूरी तरह से हूतियों का नियंत्रण है। आपको बता दें कि ये पूरी दुनिया के समुद्री मार्ग में सामान के ट्रांसपोर्ट के लिए एक बेहद महत्वपूर्ण रास्ता है, जिसे बंद करने की धमकी दी जा रही है। और यदि ऐसा हुआ तो पूरी दुनिया की सप्लाई चेन और तेल की कीमतें बुरी तरह प्रभावित हो जाएंगी, जो कि पहले से ही संकट में है। बाब अल मांडेब एक ऐसा चेक पॉइंट है जो कि लाल सागर को दुनिया के बड़े व्यापारिक रास्तों से जोड़ता है। यहाँ से तेल, गैस, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार बड़े पैमाने पर निकलता है। तमाम जानकारों का मानना है कि अगर ये बंद हुआ तो ग्लोबल ट्रेड और एनर्जी मार्केट हिल जाएगा। और जैसी धमकियां आ रही हैं, हो सकता है कि हूती इन तेल ठिकानों पर हमला करें, बंदरगाह को निशाना बनाएं, गुजरने वाले जहाजों पर हमला करें, लाल सागर में भी जहाजों पर हमले शुरू हो जाएं। यानी जमीन और हवा में ही नहीं, हो सकता है कि समुद्र में भी युद्ध शुरू हो जाए, एक नया फ्रंट खुल जाए। अब तक ये लड़ाई ईरान, अमेरिका, इजराइल के बीच थी, लेकिन अब इसमें हिजबुल्लाह कूद चुका है, यमन के हूती भी प्रवेश कर चुके हैं। तो कुल जमा बात यह है कि अगर ये बंद हुआ तो तेल सप्लाई कम हो जाएगी, कीमतें और तेजी से बढ़ेंगी, जहाजों को लंबा रास्ता लेना पड़ेगा, जिससे महंगाई बढ़ेगी। भारत पर भी असर होगा, क्योंकि ग्लोबल मार्केट है, सप्लाई चेन संकट में आएगा तो पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को झटका लगेगा। समझने वाली बात यह है कि यमन में पहले से ही गृह युद्ध भी चल रहा है और यदि
हूती इस युद्ध में कूदते हैं तो यमन में भी हिंसा बढ़ेगी, मानवीय संकट गहराएगा, यमन को भी इससे नुकसान होगा। हूती जिसको ईरान का समर्थन लगातार मिलता रहा है और अब ईरान ने संकेत दिया है कि अगर ईरान पर हमला बढ़ा तो वो लाल सागर को भी अस्थिर कर सकता है, यानी ये ईरान की रणनीति का एक अहम हिस्सा भी हो सकता है। ये युद्ध अब जमीन, हवा, समुद्र हर जगह फैल चुका है और संकट के आसार कम होने की बजाय बढ़ते ही जा रहे हैं। हालांकि अब तक खुलकर न तो हूती विद्रोहियों ने और न ही ईरान ने इसे बंद करने का कोई ऐलान किया है, लेकिन हाल ही में ईरान के एक अज्ञात सैन्य अधिकारी ने मीडिया से कहा कि अगर हम पर हमला बढ़ा तो हम इस जलडमरू मध्य पर नया मोर्चा खोल सकते हैं। इसके बाद शनिवार को हूतियों के उप सूचना मंत्री ने स्थानीय मीडिया को बताया कि हूती समूह इस लड़ाई को कई चरण में लड़ रहा है और इस जलडमरू मध्य को बंद करना भी हमारे विकल्पों में से एक है, यानी जब हमारी मर्जी होगी तो हम इसको बंद कर देंगे। अल जजीरा कहता है कि अब तक ईरान होर्मुज के माध्यम से रणनीति का लाभ लेने की कोशिश कर रहा था, अब उसका ध्यान अन्य चेक पॉइंट्स पर भी है और निशाना बाब अल मांडेब की तरफ जाता हुआ दिख रहा है। और यदि इसे बंद किया गया तो फिर इजराइल, अमेरिका को भयंकर नुकसान होगा, जबकि ईरान तथा उसके सहयोगियों को लाभ मिलेगा। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के एक विशेषज्ञ ने कहा है कि अगर इस जलडमरू मध्य को बंद किया गया तो पूरी दुनिया में एक भयानक स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। यूरोप की तरफ व्यापार में गंभीर संकट पैदा होगा, या फिर कह सकते हैं कि यूरोप का पूरा बाजार ही ठप हो जाएगा। जानकारों का कहना है कि ऐसे समय में जबकि लाल सागर सबसे भरोसेमंद व्यापारिक रस्तों में से एक है और सऊदी अरब से तेल यानबू के रास्ते निर्यात किया जा रहा है, उस रास्ते पर तेल का निर्यात करना एक बड़ा बदलाव साबित होगा। आपको बता दें कि साल 2024 में हूतियों ने लाल सागर में व्यापारिक जहाजों को निशाना बनाने का काम किया था, हमले किए थे। उस वक्त हूतियों ने कहा था कि इजराइल गजा पर जो नरसंहार कर रहा है, इसीलिए उसका बदला लेने के लिए इजराइल के जहाजों को निशाना बनाया गया हूतियों द्वारा। तमाम लोग ये भी मान रहे हैं कि हूती बहुत ही सोच समझकर कदम उठा रहे हैं। उन्होंने न तो लाल सागर पर हमला किया और न ही वहां किसी तरह का तनाव बढ़ाने की कोशिश की, बल्कि सीधे इजराइल पर हमला किया है। यानी जिस तरह ईरान बार बार ये दिखाने का प्रयास कर रहा है और बता रहा है कि उसका पड़ोसी देशों से कोई झगड़ा नहीं है, उसकी लड़ाई तो इजराइल से है और अमेरिका इजराइल के साथ है। चूंकि अमेरिका पड़ोसी देशों के अड्डों से ही हमला कर रहा है तो बचाव में ईरान की मजबूरी है कि वो पड़ोसी देशों में जो अमेरिकी ठिकाने हैं उन पर हमला करे। उसी तरह हूती भी हैं, दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि हमें बाकियों से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इजराइल को छोड़ेंगे नहीं। तो कुल मिलाकर समझने वाली बात यह है कि बाब अल मांडेब से पूरी दुनिया के व्यापार का लगभग 10 से 12% व्यापार आता जाता है। अगर ये बंद हुआ तो जो दूसरा रास्ता लेना पड़ेगा वो लगभग 40% की दूरी बढ़ा देगा और सामान को लाने ले जाने में 10 से 15 दिन अतिरिक्त लगेंगे, यानी देरी होगी। जानकारों के मुताबिक कच्चे तेल की कीमत तेजी से बढ़ सकती है और यह बढ़ोतरी 30% तक हो सकती है। यूरोप में गैस की भारी कमी हो सकती है क्योंकि कतर और मिडिल ईस्ट की LNG शिपमेंट भी इसी रास्ते से निकलती है, तो यूरोप में भी गैस की कीमतें आसमान छू सकती हैं। भारत की बात करें तो भारत 85% तेल इंपोर्ट करता है, यानी बाहर से मंगवाता है, और ज्यादातर मिडिल ईस्ट से ही आता है। हालांकि भारत का तेल मुख्य रूप से अरब सागर के रूट से आता है, यानी सीधे तौर पर बाब अल मांडेब पर पूरी तरह निर्भर नहीं है, लेकिन फिर भी नुकसान होना तय है क्योंकि जब पूरी दुनिया में कच्चे तेल की कीमत बढ़ेगी तो भारत में भी डीजल पेट्रोल महंगा होगा, गैस की भी महंगाई होगी। और तो और भारत का यूरोप के साथ जो व्यापार है वो इसी रूट से होता है, यानी तेल और गैस पर तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार से असर होगा, लेकिन अन्य सामानों का जो आयात निर्यात है भारत के लिए वो भी बाधित हो जाएगा। और दूसरा रास्ता अपनाने पर शिपिंग कॉस्ट बढ़ेगी, डिलीवरी में देरी होगी, यानी महंगाई बढ़ेगी, हर चीज महंगा हो जाएगा और इसका सीधा असर आम आदमी पर होगा, यानी हम पर, आप पर होगा। उधर हाल ही में खबर आ रही थी कि ईरान में अमेरिका अपने सैनिक उतार सकता है, यानी जमीनी हमले कर सकता है। इसी बीच ईरान की तरफ से कहा गया कि हम हर तरह का मुकाबला करने को तैयार हैं अमेरिका, और तेहरान टाइम्स ने यह हेडलाइन छाप दिया, आप भी देख लीजिए। ईरान ने साफ साफ लिखा है कि वेलकम टू हेल, यानी जहन्नुम में तुम्हारा स्वागत है अमेरिका। तुम्हारे जो भी सैनिक ईरान की जमीन पर उतरेंगे वो केवल ताबूत में बंद होकर, यानी लाश बनकर ही जाएंगे। खबरों के अनुसार अमेरिका हफ्तों से ग्राउंड ऑपरेशन की तैयारी कर रहा है। कहा जा रहा है कि यह पूरी तरह से युद्ध नहीं होगा, बल्कि छोटे छोटे हमले हो सकते हैं। बीबीसी की रिपोर्ट बता रही है कि अमेरिका ने 5000 सैनिक और मरीन तैनात किए हैं, 4000 से ज्यादा मरीन समुद्र में है, बहुत सारी मशीनरी को अलर्ट पर रखा गया है। उधर डोनाल्ड ट्रंप ने पहले कहा था कि सैनिक नहीं भेज रहा हूं, फिर कह दिया कि अगर भेजूंगा तो बताऊंगा नहीं। मार्को रूबियो ने कहा कि बिना ग्राउंड ट्रूप्स के भी लक्ष्य हासिल कर सकते हैं, सैन्य तैयारी तो केवल ऑप्शन देने के लिए है। इसी बीच मिस्र, सऊदी अरब, तुर्की के विदेश मंत्री पाकिस्तान से मिले हैं और पाकिस्तान ने बातचीत करने की पेशकश किया है।
यानी बड़े बड़े विश्वगुरु एयरपोर्ट का फीता ही काटते रह गए, झूठ बोलकर भौकालबाजी ही करते रह गए और पाकिस्तान विश्वगुरु बनने निकल पड़ा है। तो कुल मिलाकर अमेरिका ध्वंस पर ध्वंस दिए जा रहा है, ईरान 56 इंच से नीचे उतरने को तैयार नहीं और दुनिया में त्राहिमाम मचा हुआ है। वैसे आप इस मामले पर क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।